एवरीवन, आज 8 नवंबर और आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल को। और जो हमारा एकलव्य पुरस्कार है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा देश के जितने भी उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए यानी कि आगे बढ़ने के लिए प्रदान किया जाता है। और इन पुरस्कारों को जो प्रारंभ किया गया था, एकलव्य पुरस्कारों को, वो 1993 में प्रारंभ किया गया था, यानी कि पहली बार 1993 में दिया गया था। और जो पहला पुरस्कार है एकलव्य, वो दिया गया था अमित रॉय चौधरी को। किसको? अमित रॉय चौधरी को। और ये वॉलीबॉल खिलाड़ी थे हमारे, तो इनको पहला एकलव्य पुरस्कार दिया गया था। दूसरा याद रखना कि इस साल केएल राहुल के साथ साथ हमारे दूसरे क्रिकेटर हैं मयंक अग्रवाल, इनको भी साथ में ही यह पुरस्कार यानी कि एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन हैं? रणदीप गुलेरिया, गगनदीप कांग, चंद्रकांत लोहारिया। तो तीनों लोगों ने मिलकर पुस्तक लिखी है टिल वी विन। और इस पुस्तक में इन लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है और इस महामारी से निपटने के लिए जो उपाय किए गए हैं उन पर प्रकाश डाला है। साथ ही इस पुस्तक में लोगों ने ऐसे दौर में लोगों के बीच में जो कहना चाहिए कि आंतरिक शक्ति है या जो एकता बनी हुई है उस पर भी प्रकाश डाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है? तो ये प्रियंका राधाकृष्णन को मंत्री बनाया गया है न्यूजीलैंड में। ये प्रियंका राधाकृष्णन की इमेज लगी हुई। और प्रियंका राधाकृष्णन कहना चाहिए मूलतः हमारी केरल की रहने वाली थी। केरल, भारत में केरल प्रांत से बिलोंग करती हैं। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है हमारी वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है हमारा जैसिंडा अर्डन। जैसिंडा अर्डन, ये न्यूजीलैंड के पीएम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पाकिस्तान के किस जिले में है? तो ये पाकिस्तान के नारोवाल जिले में है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हैपनिंग या घटित होता रहता है जिससे ये चर्चा में रहता है। तो हमारा जो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब है, या इसी को बोला जाता है गुरुद्वारा दरबार साहिब, ये हमारा पाकिस्तान के नारोवाल जिले में है। और जो सिखों के प्रथम गुरु थे उन्होंने अपने गुरु नानक देव, उन्होंने अपने कहना चाहिए कि जीवन के 18 वर्ष यहीं पर किए व्यतीत, ठीक है, यानी कि अंतिम वर्ष जो 18 वर्ष थे व्यतीत किए। और साल 2019 में भारतीय तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने की अनुमति दे दी गई। अनुमति मतलब बिना वीजा के यहां पर आप जा सकते थे। और ये जो हमारा इंडिया पाक बॉर्डर है उससे तकरीबन 4.7 किलोमीटर अंदर है हमारा पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कहाँ स्थित है? हमारा नारोवाल में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को बिजली वितरण प्रणाली में सुधार हेतु ऋण दिया है? तो एडीबी ने यह ऋण प्रदान किया है हमारे भारत के मेघालय राज्य को। एडीबी ने मेघालय राज्य में जो बिजली वितरण नेटवर्क है उसको बेहतर बनाने के लिए और अपग्रेड करने के लिए तकरीबन 132.8 मिलियन डॉलर का कहना चाहिए ऋण प्रदान किया है। और इसके तहत राज्य सरकार 23 सब स्टेशन स्थापित करेगी और साथ ही जो वहां पर नॉर्मल मीटर लगे हुए हैं भी उनको स्मार्ट मीटर में भी कन्वर्ट करेगी। मेघालय की बात की जाए तो मेघालय की कैपिटल है हमारी शिलोंग। मेघालय के जो कहना चाहिए गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। और मेघालय के जो सीएम हैं उनका नाम है विलियमसन ए संगमा। उसका बाद विलियमसन ए संगमा। इसके बाद एडीबी को देखा जाए यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को किसकी स्थापना हुई है? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पूछा जाए तो कहां पर है? मनीला में। और मनीला किसकी राजधानी है, किस कंट्री की? तो हमारा आंसर हो गया फिलीपींस की। और एडीबी के अगर प्रेसिडेंट पूछे जाएं तो एडीबी के हमारे प्रेसिडेंट हैं मसातसुगु, ठीक है ना, मसातसुगु असगावा, ये हमारे एडीबी के प्रेसिडेंट हैं यानी कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, सिस्का ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो हमारे जो अभिनेता हैं राजकुमार राव, इनको सिस्का ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सिस्का ग्रुप के वर्तमान में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं यानी कि सीईओ हैं उनका नाम है राजेश उत्तम चंदानी। क्या नाम है? राजेश उत्तम चंदानी।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में तूफान एटा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये तूफान हाल ही में आया हमारा निकारागुआ कंट्री में, और ये निकारागुआ कंट्री हमारा ये कहना चाहिए कि मध्य अमेरिकी देश है, और यह प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच में स्थित है। कैरिबियन सागर के बीच में हमारा स्थित है कंट्री है। और दूसरा ये जो कंट्री है वो झीलों के लिए, ज्वालामुखी के लिए, अपने समुद्र तटों के लिए, इन सब के लिए जाना जाता है। निकारागुआ कंट्री की कैपिटल की बात की जाए तो ये हमारी कैपिटल है मनागुआ, ठीक। और यहाँ के जो राष्ट्रपति की बात की जाए कौन है, तो राष्ट्रपति हैं यहाँ के जॉन्स डैनियल ऑर्लेगा, जॉन्स डैनियल ऑर्लेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काताकी पैनल किससे संबंधित है? तो काताकी जो पैनल बना था वो बागजान तेल कुएं में जो घटना घटित हुई थी उसके लिए बना था। घटना क्या है कि हमारा मई 2020 में असम में OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का एक तेल कुआं है, और वो तेल कुआं मतलब बागजान तेल कुआं। तो यहां पर आग लगी, आग लगने की बड़ी घटना हुई, और इसी घटना की जांच के लिए जो कहना चाहिए पैनल बना, उसी पैनल को क्या बोला जाता है? काताकी पैनल। और इस पैनल को स्थापित किसने किया था? तो हमारे NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने स्थापित किया था। यह कारणों का पता लगाने के लिए दुर्घटना क्यों हुई, और इसके जो काताकी पैनल है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे BP काताकी, और इसी वजह से इसको बोला जा रहा है काताकी पैनल। और जो BP काताकी थे वो हमारे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पहले कहना चाहिए न्यायाधीश रह चुके थे, यानी कि यहां से रिटायर्ड हुए ये, और उसके बाद इस पैनल के बनाए गए अध्यक्ष। तो हाल ही में इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट जमा की है कारणों को व्यक्त करते हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काताकी पैनल किससे संबंधित है? तो बागजान तेल कुआं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अल्सेन ओटोरा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अल्सेन ओटोरा हमारा आइवरी कोस्ट कंट्री है, इसके तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और ये जो आइवरी कोस्ट कंट्री है ये हमारा अफ्रीकन कंट्री है, और अफ्रीका में भी ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, ठीक ना। और यहाँ की अगर हम कैपिटल की बात करें कि आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है, तो ये कैपिटल है हमारी यामोसुक्रो, यामोसुक्रो, यहाँ की कैपिटल है यामोसुक्रो। अगला क्वेश्चन। किस विभाग ने विवाद से विश्वास योजना शुरू की है? तो ये हमारा है आयकर विभाग। आयकर विभाग ने इस योजना के तहत ये निर्धारित किया है कि जो टैक्स डिस्प्यूट होता है यानी कि कर विवाद है, और जिसमें जो व्यक्तियों और आयकर विभाग के बीच में चल रहा है, उनको शीघ्रता से निपटाने के लिए यह योजना शुरू की गई है विवाद से विश्वास। इसके तहत यह बोला गया है कि जो व्यक्ति सेटलमेंट करना चाहता है इन कर विवादों का, तो जितनी राशि पर कर विवाद है उसका 10% एक्स्ट्रा पेनल्टी देकर इन विवादों को खत्म किया जा सकता है। और इनके लिए जो लास्ट डेट निर्धारित की गई है वो की गई है 31 दिसंबर 2020, ठीक है ना। तो विवाद से विश्वास योजना किस विभाग के तहत चल रही है? हमारा आयकर विभाग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD कौन बने हैं? तो ये MD बनाए गए हैं हमारे AK गुप्ता, और ये AK गुप्ता की इमेज लगी हुई। हमारा जो ONGC सबसे पहले क्या है कि ONGC जो विदेश लिमिटेड है वो ANGC की ही सहायक कंपनी है। सर्वप्रथम ONGC का कहना चाहिए गठन किया गया 1956 में। ONGC की फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो इसका गठन किया गया देश के अंदर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए। और ONGC वर्तमान में हमारे देश में जितना कच्चा तेल पैदा होता है अकेले उसका 70% उत्पादन करता है, और जो नेचुरल गैस पैदा होती है अकेले उसका 84% उत्पादन करता है ONGC। ONGC के सहायक के रूप में विदेशों में तेल भंडारों का पता लगाने के लिए 1900 कहना चाहिए 65 में ONGC विदेश लिमिटेड की स्थापना की गई, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है OVL। ओ में पूरा कंक्लूड है हमारा ONGC विदेश लिमिटेड, ठीक है ना, जो विदेशी क्षेत्रों में तेल का पता लगाती है। तो इसी के हमारे जो नए MD बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं AK गुप्ता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टीवी चैनलों की TRP प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये अध्यक्ष बनाए गए हमारे शशि वेम्पति। हाल ही में देखा होगा कि TRP को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था कि TRP के लिए रिश्वत दी जा रही है TRP ऊपर आने के लिए। तो इसी को देखते हुए हमारा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है
उसने टीवी की जो चैनलों की जो मौजूदा टीआरपी प्रणाली है उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया है, और उसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे शशि वेम्पति। वर्तमान में क्या है कि जो प्रोसीजर चल रहा है जिसकी समीक्षा की जाएगी, तो वर्तमान में हमारा एक संगठन हो गया, उसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं बार्क, और उसकी फुल फॉर्म हुई हमारी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ठीक है ना, क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये जो संस्था है वो बार-ओ-मीटर नामक उपकरण है, ठीक है ना, और बार-ओ-मीटर नामक उपकरण का प्रयोग करके टीआरपी कहना चाहिए कि जांच करती है, यानी टीआरपी को नापती है। और ये जो उपकरण है वो पूरे देश में तकरीबन 45,000 से ज्यादा घरों में स्थापित किया गया है, और इसी के आधार पर कहना चाहिए कि टीआरपी की गणना वर्तमान में की जाती है। तो इसी की समीक्षा के लिए जो समिति बनी है उसी के अध्यक्ष हमारे शशि वेम्पति। ठीक है ना। बार की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई हमारी सन 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके अगर चेयरमैन पूछे जाएं कि वार्क के चेयरमैन कौन है, तो हमारा हो गया पुनीत गोयनका। कौन? पुनीत गोयनका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द अल्टीमेट गोल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है हमारी विक्रम सूद ने। किसने लिखी है? विक्रम सूद। और जो विक्रम सूद हैं ये हमारे जो रॉ है उसके पहले चीफ रह चुके हैं, यानी कि एक्स चीफ हमारे हैं रॉ के। इस पुस्तक में इन्होंने 1963 की घटना का जिक्र किया है, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हमारे जो जॉन एफ कैनेडी थे, ठीक है ना, तो जॉन एफ कैनेडी की जो हत्या हुई थी उसके कहना चाहिए हत्या के मामलों पर प्रकाश डाला है। और इन्होंने बताया है कि रिकॉर्ड में तो ये कहा जाता है कि कैनेडी साहब को एक तरफ से गोली लगी, ठीक है ना, लेकिन असलियत में उनको 3 दिशाओं से गोली लगी थी। तो ऐसा कुछ खुलासा इन्होंने किया है, तो इसी को लेकर यह पुस्तक हमारी चर्चा में है। रॉ की बात की जाए तो रॉ की फुल फॉर्म हमारी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये जो हमारी रॉ है वो किसके अधीन डायरेक्ट काम करती है? तो ये सीधे प्रधानमंत्री के अधीन ही डायरेक्ट कार्य करती है, यानी कि किसी भी मंत्रालय के अधीन ये ऐसे नहीं है, डायरेक्ट हमारे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करती है। यानी कि इसका प्रमुख रूप से अगर देखा जाए हेड तो प्रधानमंत्री हो गया, लेकिन अगर ऑफिशियली देखा जाए कि इसका प्रमुख कौन है, यानी कि इसके हेड कौन है, तो वर्तमान में इसके हेड हैं हमारे सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल। ये सामंत गोयल है जो हैं वो अपनी सारी रिपोर्ट हमारे एनएसए को देंगे, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, और ये एनएसए रॉ से संबंधित सारी रिपोर्ट किसको देंगे? हमारे प्रधानमंत्री को। जो भी उस टाइम पर प्रधानमंत्री के पद पर होगा उसको ये रिपोर्ट प्रदान की जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल को प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया है हमारे उत्तराखंड के देहरादून शहर में। जो देहरादून नगर निगम है उसने प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने के लिए यह अभियान चलाया है कि प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ, ठीक है ना, ये पहल स्थापित की है। तो इस अभियान के तहत नगर निगम ने तकरीबन यहाँ के निवासियों को 5,000 मास्क भी वितरित किए हैं, ठीक है ना। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की कैपिटल है हमारी देहरादून, ठीक है ना। उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड के जो सीएम हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या नाम है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य हमारा किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में, ठीक है ना। और ये रिसेंटली चर्चा में था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा में क्यों हुआ कि हाल ही में यहां पर एक कहना चाहिए कि काले बाघ देखे गए हैं, ठीक है ना, और काले बाघों को अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, यानी कि बहुत दुर्लभ है उनको प्राप्त करना, उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। तो रिसेंटली काला बाघ यहाँ पर सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया है। तो ये कहां पर है? हमारा उड़ीसा। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो ये गवर्नर हैं हमारे गणेशी लाल। और उड़ीसा के सीएम कौन है? तो ये सीएम है हमारे नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। ये आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन पूरा हुआ। अगले सेक्शन के साथ कल मिलते हैं। टिल देन बाय।